गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था शक्ति संसाधन। शक्ति संसाधन के अंतर्गत परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत के बारे में हमने जाना था, पावर रिसोर्सेज। तो हम परंपरागत स्रोतों के बारे में जान चुके हैं लास्ट क्लास में। आज हम जानेंगे गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में। तो जो गैर परंपरागत स्रोत हैं, शक्ति के, पावर के, ऊर्जा के, वो जो गैर परंपरागत स्रोत, ये क्या है? इनकी जरूरत क्यों पड़ी गैर परंपरागत स्रोतों की? क्योंकि ये जो आपने परंपरागत स्रोत पढ़े थे ऊर्जा के, उसमें क्या था कि प्रदूषण बहुत अधिक होता था और वो सीमित बहुत थे। जो परंपरागत स्रोत हैं पावर के, ऊर्जा के, वो उसमें क्या है, प्रदूषण अधिक है और परंपरागत स्रोत क्या है, सीमित है। और जो गैर परंपरागत स्रोत हैं ये सीमित नहीं है। तो इसके अंतर्गत हम इन्हें पढ़ेंगे, गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, कौन कौन से हैं गैर परंपरागत? जो परंपरागत ना हो वो है गैर परंपरागत। ठीक है, तो इसके अंतर्गत है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा, है ना, और परमाणु ऊर्जा। ये सब क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। भूतापीय ऊर्जा, इसके अतिरिक्त बायो गैस, ये सभी ऊर्जा के ही स्रोत है लेकिन गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ठीक है, तो एक एक करके हम इन्हें पढ़ने वाले हैं। इनसे जैसे आपने परंपरागत स्रोत के अंतर्गत जाना कि प्रदूषण क्या होता है, अधिक होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से स्रोत थे? ऊर्जा स्रोत, ईंधन, लकड़ी, है ना, जो सामान्य तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल। ये दो स्रोत थे जिनसे ये समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, प्रदूषण अधिक होता है और वो सीमित है। वहीं गैर परंपरागत स्रोत की बात करें जिसके अंतर्गत आपने ये नाम जाने हैं, ये क्या है, ये स्वच्छ हैं, यह प्रदूषण कम करते हैं और नवीकरणीय है। नवीकरणीय क्या होता है कि जल्दी रिचार्ज हो जाते हैं, आप कह सकते हो, है ना, रिचार्ज हो जाते हैं जल्दी जल्दी। प्रदूषण कम, स्वच्छ है तो प्रदूषण कम या फिर नहीं। एक एक करके हम इसके बारे में जानते हैं। गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत जो भी हैं ऊर्जा के स्रोत, उन्हें हम जानते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम जानने वाले हैं सौर ऊर्जा के बारे में, सोलर एनर्जी के बारे में। तो बहुत सरल क्या है, सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है उसे क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं, है ना। सूर्य की ऊर्जा से एनर्जी बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, वही होगी सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। तो ज्यादा सोचने वाली बातें नहीं है। ये क्या है, सौर ऊर्जा, एक शब्द प्रयोग किया गया है आपकी बुक में, मैं वही लिखती हूँ फिर आपको बता दूंगी। असमाप्य, मतलब समाप्त ना हो, जो सूर्य की जो ऊर्जा है वो क्या है, समाप्त नहीं होगी, तो असमाप्य। ठीक है, आप कह सकते हो असीमित है। ठीक, और सौर ऊर्जा जो सूरज से प्रकाश मिलता है, ऊष्मा जो मिलती है, सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय है ना। ऊर्जा है जो
किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है ना? बहुत बढ़िया। साथ ही प्रदूषण मुक्त है। ये ऊर्जा जब प्राप्त होती है तो क्या है? प्रदूषण मुक्त है, मतलब स्वच्छ। ठीक है, चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए आप समझिए कि सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणों को जो प्रकाश आता है, सूर्य से जो प्रकाश आता है उसको विशेष उपकरण, विशेष उपकरण, विशेष उपकरण जैसे सोलर पैनल के माध्यम से सूर्य से आने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, विशेष उपकरण जैसे सोलर पैनल। आप सोलर पैनल का इस्तेमाल करके क्या करते हैं? सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये क्या है? तापीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी बनाई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बाद क्या होगा? इसका उपयोग हम क्या करते हैं? बहुत सारे उपयोग तो आप पहले से जानते हैं, है ना? क्या उपयोग है सोलर एनर्जी का? सोलर कुकर जानते हैं आप सभी? सोलर कुकर, जिसकी मदद से भोजन बनाया जाता है। उसमें खाना भरकर रख दीजिए, कच्चा पदार्थ भरकर रख दीजिए, उसमें सामग्री मिक्स कर दीजिए और आराम से धूप में रख दीजिए, तो भोजन बनकर तैयार हो जाता है। अलग से उसके लिए कोई ऊर्जा नहीं लगती है। उसमें भी सोलर पैनल जैसा होता है वैसे ही उसका क्या होता है? संरचना होती है। तकनीकी उसमें भी प्रयोग की जाती है। इसके अतिरिक्त सोलर हीटर, सोलर ड्रायर, या फिर आज के आधुनिक समय में कैसे प्रयोग करते हैं? गार्डन लाइट्स, गार्डन लाइट्स, सोलर स्ट्रीट लाइट्स। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपयोग हो गए हैं। सोलर स्ट्रीट लाइट, ठीक है। बात करें, ये जो सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, ये क्या सभी जगह आसानी से बनाई जा सकती है? नहीं। किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बनाई जा सकती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बनाई जा सकती है आसानी से। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के लिए लाभदायक है, या इसे बनाना आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धूप की प्रचुरता रहती है, या प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में धूप या सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कौन सा क्षेत्र है? ये क्या है? पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी, है ना? ग्लोब, याद आया? चलिए, ये क्या है? 0 अंश, और ये 23.5 अंश नॉर्थ, ये 23.5 अंश साउथ। 23.5 अंश नॉर्थ पर क्या है? कर्क रेखा, और 23.5 अंश साउथ पर क्या है? मकर रेखा। ये अक्षांश रेखाएं हैं। और मध्य में 0 डिग्री पर विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। तो ये जो क्षेत्र है
कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र, ये क्षेत्र क्या है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ पर धूप लगभग पूरे वर्ष क्या रहती है? सीधे पड़ती है। तो यहाँ के लिए सोलर पैनल या सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करना क्या है? आसान है। ठीक है। सोलर एनर्जी कहाँ पर नुकसान कह लें या हानि कह लें सोलर एनर्जी के संदर्भ में, तो क्या होगा? सोलर एनर्जी के संदर्भ में क्या होगा? सोलर जो एनर्जी है, सौर ऊर्जा जो है, उसे जब पहली बार लगाते हैं ना, तो क्या होता है? बहुत महंगा पड़ता है, अर्थात खर्चीला है। क्या है? खर्चीला है, महंगा। ठीक है। शुरुआत में निवेश क्या होता है? बहुत महंगा पड़ता है। सोलर पैनल लाने में निवेश महंगा पड़ता है ना, ठीक उसी तरह इसके अतिरिक्त क्या है? सोलर एनर्जी की कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि ये दिन में ही काम करता है, दिन में ही काम करता है। ये सीमा है सोलर एनर्जी की, सीमा है सोलर एनर्जी की। ठीक है। इसके अतिरिक्त मौसम पर भी निर्भर है कि जो विद्युत है वो उतनी तेजी से क्या होती है? नहीं बनती है। मौसम पर किस तरह से निर्भर है? मौसम पर निर्भर है जैसे कि बारिश हो जाए, बादल छा जाए, तो सोलर एनर्जी कम प्रभावी होती है, अर्थात उतनी तेजी से नहीं बनती है। ठीक है। बहुत सरल उदाहरण के लिए यदि समझें, आपके घर में सोलर पैनल है, तो गर्मी के दिनों में आप क्या करते हैं? आप शाम को जब लाइट जलाते हैं तो सारी घर की लाइटें जल जाती हैं, लाइट्स जल जाती हैं और पंखे आसानी से आप चला लेते हैं। लेकिन जब ठंडी के दिन आते हैं तो क्या होता है? आप आसानी से क्या ठंडी में पंखे तो चलेंगे नहीं, है ना? क्या चलेगा? हीटर, तो उसे नहीं चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि बादल रहते हैं, मौसम क्या होता है? नम रहता है, जिसके कारण सोलर पैनल ठीक से विद्युत नहीं बना पाता है। तो बहुत व्यवहारिक उदाहरण है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट है पवन ऊर्जा। क्या है? पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी ये भी सौर ऊर्जा की तरह क्या है? एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, और जो गुण आपने उसमें देखे थे कि ये प्रदूषण मुक्त है, तो पवन ऊर्जा भी क्या है? प्रदूषण मुक्त है, क्योंकि गैर परंपरागत स्रोत प्रदूषण मुक्त है। आपने पहले ही जान लिया है। और ये भी असीमित है। पवन ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? असीमित है ना? नवीकरणीय है, नवीकरणीय है। आप कह सकते हैं इसे अक्षय, अक्षय ऊर्जा है। अक्षय क्या होता है? क्षय मतलब नष्ट होना, आ जब आगे लग जाता है तो नहीं, जो नष्ट ना हो, है ना? तो अक्षय ऊर्जा है, अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है। कैसे बनती है पवन ऊर्जा? जैसे कि आपने सोलर ऊर्जा को जाना था, सोलर एनर्जी को जाना कि सूरज की जो किरणें होती हैं, सौर किरणें जो होती हैं, उनको एक विशेष उपकरण जैसे सोलर पैनल के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्लियर? आगे यहाँ हम पवन ऊर्जा में यहाँ पर देखेंगे कैसे बनेगी पवन ऊर्जा। जो हवा होती है ना, बहुत तेज हवा, जहाँ ऐसे स्थान जहाँ पर हवा बहुत तेज चलती है, तो हवा की जो गति होती है, उस हवा की गति का उपयोग करके क्या किया जाता है? विंड टरबाइन के ब्लेड या पंखे
घुमाए जाते हैं। हवा चलने से विंड टरबाइन के पंखे घूमते हैं, ठीक है। कोई खुद से नहीं घुमाता, हवा चलती है तो विंड टरबाइन के पंखे क्या होते हैं, घूमते हैं। और विंड टरबाइन आपने पहले ही जाना है, विंड टरबाइन एक सॉफ्ट से जुड़ा होता है, विंड टरबाइन के एक सॉफ्ट से जुड़ा होता है, किससे, जनरेटर से, जनरेटर से। और जनरेटर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। जनरेटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। और ऊर्जा को कहाँ भेज देंगे, ग्रिड में भेज दिया जाता है। और फिर उसके बाद आम लोगों के जीवन में जो बिजली की आवश्यकता है वहां तक पहुंचाया जाता है, हमारे आपके घरों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। ये जो विंड टरबाइन है, इसका एक फिगर आप देख लें तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसा दिखता है ना। कुछ ऐसा दिखता है। इसके जो पंखे होते हैं बहुत बड़े होते हैं, लेकिन बहुत पतले होते हैं, ऐसे नुकीले जैसे। ये सही नहीं बना है, आप इमेज देख लीजिएगा एक बार। ठीक है। और कुछ इस तरह से होता है विंड मिल। ये मैंने आपको एक जो चित्र है उसका बनाया है, बनाकर दिखा रही हूँ। ऐसे बहुत सारे लगे होते हैं। तो एक बड़े क्षेत्र में, जैसे कि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें कई सारे लगे होते हैं, ठीक है। कई सारे लगे हैं विंड टरबाइन। और ये जो पंखे हैं, हवा जब चलती है तो ये पंखे क्या होते हैं, घूमते हैं, ठीक है। और पंखे के घूमने से यहाँ से कनेक्ट होता है एक जनरेटर। और जनरेटर क्या करता है, विद्युत प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। समझ में आया, हवा की जो गति है वो किस तरह से विद्युत उत्पन्न करती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या उपयोग है। उपयोग अनाजों को पीसने में, या आप कह सकते हो सबसे आसान घरेलू उपयोग में, है ना। जल निकालने में, घरेलू उपयोग के अंतर्गत तो ये सब भी आ जाएगा, जल निकालने के लिए। वहीं इसके अतिरिक्त दूर दराज गांव को बिजली पहुंचाना, क्योंकि विद्युत तो उत्पन्न नहीं हो रही है ना। अनाज पीसने के लिए हमें बिजली चाहिए, जल निकालने के लिए बिजली चाहिए। और दिन प्रतिदिन के जो कार्य हैं, रात दिन होने के बाद नहीं, शाम होने के बाद जो अंधेरा होता है ना, उसमें उजाला करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें विद्युत चाहिए, हम सभी को चाहिए। दूर दराज गांव को बिजली पहुंचाना, इसकी मदद से बिजली पहुंचाई जाती है, किसकी, विंड एनर्जी की मदद से, है ना। विंड एनर्जी कहाँ लगाई जा सकती है, ये आपने सोचा। जैसे है कि हवा की गति का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न किया जाता है, लेकिन हवा की जो गति है इतनी तेज हर जगह पर तो नहीं होगी ना। जैसे कि सोलर एनर्जी के लिए एक क्षेत्र है जहाँ पर बहुत अच्छे से सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। कौन सा, उष्णकटिबंधीय प्रदेश। वैसे ही ये जो विंड एनर्जी है, ये तटीय क्षेत्रों में यदि लगाएंगे तो वहां पर बहुत अच्छे से विंड एनर्जी बनेगी, तटीय क्षेत्रों में या फिर पर्वत घाटियों में, ठीक है, पर्वत घाटियों में। इन क्षेत्रों में क्या होता है, जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पर बहुत तेज और तीव्र गति से हवाएं लगातार चलती रहती हैं, क्योंकि ऐसी जगह हमें इन टरबाइन्स को लगाना है, विंड टरबाइन को लगाना है जहां पर हवा की गति बहुत
तेज हो, ठीक है, और तीव्र भी हो। और हवा कैसी? लगातार चलती रहे, लगातार हवाएं चलती रहती हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में जब विंड टरबाइन लगाते हैं तो आसानी से विद्युत प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। अगर विश्व स्तर पर देखें तो कहाँ पर विंड फार्म है? यहाँ पर जैसे आपने देखा था कि एक बड़े क्षेत्र में विंड टरबाइन लगाए गए हैं। क्या है? विंड टरबाइन है। क्या है? विंड टरबाइन है, ठीक है। ये एक पिलर है जो बहुत ऊंचाई पर लगाया जाता है, ठीक है। ये बहुत छोटा आपको लग रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पर, लेकिन ये काफी लंबा होता है। और इसे क्या बोलेंगे? विंड मिल, क्योंकि कई सारे इस भूभाग में कई सारे लगे हुए हैं, तो विंड मिल क्षेत्र है, ठीक है। विश्व स्तर पर देखें यदि तो नीदरलैंड कौन विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने में अग्रणी है? जर्मनी है, डेनमार्क है, यूके है, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका है और स्पेन है। ये विंड एनर्जी में, पवन ऊर्जा के उत्पादन में इनका बड़ा योगदान है। यदि हम भारत के स्तर पर देखें तो भारत के स्तर पर हम क्या पाते हैं? भारत में तमिलनाडु, किस राज्य में? तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में बड़े स्तर पर क्या किया जाता है? पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और ये कौन से क्षेत्र है? तटीय क्षेत्र है ना, तटीय क्षेत्र है। तो हमें ये याद रखना होगा कि तटीय क्षेत्रों में पवन ऊर्जा अच्छे से उत्पादन किया जा सकता है। पवन ऊर्जा का किस तरह से नुकसान है? उपयोग तो आपने जान लिए, नुकसान क्या हो सकते हैं? नुकसान पवन ऊर्जा से नहीं है, किस तरह से है, एक एक करके देखते हैं। जैसे ध्वनि प्रदूषण बहुत होता है जब आप विंड मिल्स, एक व्यक्ति तो नहीं लगा सकता है ना, जब पवन ऊर्जा की ये विंड मिल क्षेत्र में लगाई जाती हैं एक बड़े भूभाग में, तो वहां पर प्रदूषण बहुत होता है। क्या होता है? प्रदूषण बहुत होता है। कैसा? ध्वनि प्रदूषण बहुत होता है। इसके साथ ही इतने बड़े भूभाग पर, एक बड़े भूभाग पर विंड मिल लगाना, विंड टरबाइन लगाना क्या है? बहुत महंगा पड़ता है, सोलर एनर्जी की तरह, है ना। स्थापित करना बहुत महंगा पड़ता है, खर्चीला है। इसके अतिरिक्त आपने देखा ये जो विंड क्या है, टरबाइन है, उसमें ब्लेड है ना, ये ब्लेड जब क्या करती हैं? हवा के चलने से घूमती हैं, क्योंकि ये बहुत ब्लेड क्या होती है? बहुत लंबी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटी है, नहीं, ये आप सोचिए कुछ ऐसे इतनी बड़ी होती होंगी, ठीक है। तो जब ये घूमती हैं, इसकी लंबाई से, ये जो मैंने लंबाई खींची, इससे आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी होती होगी, है ना। तो ये जब घूमती है तो क्या होगा कि अगर इनके संपर्क में आसपास कोई पक्षी आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? उसे नुकसान पहुंचाएगा, पक्षी को, है ना। तो आप क्या नुकसान लिखेंगे? पक्षियों के लिए हानिकारक है, पक्षियों की जान भी जा सकती है या चोट लग सकती है। तो ये सब समस्याएं भी हैं। इसके अतिरिक्त इतने बड़े भूभाग में जब विंड मिल को लगाया जाता है तो विंड मिल क्या कर रही है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। ऐसे में हम और आप घर में बैठकर जो दूरदर्शन और रेडियो प्रसारण देखते हैं, रेडियो का जो प्रसारण देखते हैं, उसके जो क्या संकेत हैं, संकेतों में क्या होता है? व्यवधान आ जाता है। जैसे हम देखते हैं ना, कभी फंसने लगती है आवाज या फिर रुक जाता है, तो उसमें व्यवधान आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए पवन ऊर्जा से जुड़ी हुई। नेक्स्ट टॉपिक गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत देखते हैं
कौन सा है? नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है, इससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कैसी? बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। परमाणु ऊर्जा में उत्पन्न होती है। किससे होती है? जाहिर सी बात है, कोई तत्व होगा या पदार्थ होगा, है ना? उस तत्व का क्या नाम है? यूरेनियम या फिर थोरियम। परमाणु क्या है? किसी भी तत्व का, पदार्थ का सबसे छोटा कण है। सबसे छोटा कण है। तो यूरेनियम और थोरियम ये जो तत्व हैं, पदार्थ हैं, इनके परमाणुओं के केंद्र में, किसके? इनके, इन तत्वों के परमाणुओं के केंद्र में जो ऊर्जा संग्रहित होती है, परमाणु के केंद्र में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है परमाणु ऊर्जा। समझ आया? तो यूरेनियम और थोरियम ये जो तत्व हैं, इनके परमाणु के केंद्र में जो ऊर्जा संग्रहित है, उससे ही प्राप्त किया जाता है परमाणु ऊर्जा को। किसे? परमाणु ऊर्जा को। ठीक है। अब बात करते हैं यूरेनियम और थोरियम ये जो तत्व हैं, ये कैसे तत्व हैं? जो क्या करते हैं? जिनके भीतर इतनी अधिक ऊर्जा संग्रहित है। ऐसे तत्वों को कहते हैं रेडियो सक्रिय तत्व। क्या कहते हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक है। रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं? ये जो यूरेनियम और थोरियम है, ये कैसे पदार्थ हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं। क्या होते हैं ये रेडियो सक्रिय पदार्थ? ये ऐसे तत्व होते हैं, सबसे पहले तो ये अस्थिर होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थिर होते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक बात, ये अस्थिर होते हैं। ये तत्व अपने नाभिक को, किसको? नाभिक को स्थिर बनाने में, स्थिर बनाने के लिए स्वतः विकिरण या फिर रेडिएशन, या फिर रेडिएशन, रेडिएशन आपको ज्यादातर सुनने को मिलेगा। स्वतः रेडिएशन करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, स्वतः रेडिएशन करते हैं। किसको? अपने नाभिक को स्थिर बनाने के लिए ऐसा करते हैं। तो रेडिएशन करेंगे, क्या किस चीज का रेडिएशन करते हैं? अर्थात बाहर निकालते हैं। रेडिएशन क्या है? बाहर निकालना। समझने के लिए रेडिएशन करते हैं। आप साइंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। रेडियो सक्रिय पदार्थ अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें ये निकलती हैं, इनसे स्वतः निकलती रहती हैं। क्यों? अपने नाभिक को स्थिर बनाने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि पहले से ही अस्थिर है ना? चलिए, आपने रेडियो सक्रिय पदार्थ के बारे में जान लिया। आगे बढ़े। ये पदार्थ रेडियो सक्रिय पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो इन पदार्थों का उपयोग यूरेनियम और थोरियम, किनका? यूरेनियम और थोरियम, इनका क्या करते हैं? पहले किसमें? नाभिकीय रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर एक संरचना होती है, आपने न्यूज में कभी ना कभी देखा होगा।
कुछ ऐसी आपको बाहर से दिखती है जब आप देखते हैं, है ना, धुआं निकलता रहता है, कुछ ऐसा। तो नाभिकीय रिएक्टर में इन पदार्थों को रखा जाता है, डाला जाता है, फिर क्या होता है उसके अंदर? नाभिकीय विखंडन होता है। क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, फिजन। ये तत्व नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से गुजरते हैं और इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद क्या करते हैं? ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। इस तरह से बनती है परमाणु ऊर्जा। इस तरह से जो ऊर्जा मिलती है उसे कहते हैं परमाणु ऊर्जा। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि ये नाभिकीय विखंडन क्या है। नाभिकीय रिएक्टर तो एक संरचना है जिसके अंदर, यहाँ सोच लीजिए आप कि यूरेनियम रखा गया है, यहाँ पर अंदर क्या होगा? अब एक प्रक्रिया होगी जिसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन। लेकिन अभी नाभिकीय विखंडन है क्या, वो भी तो जानना होगा ना। तो नाभिकीय विखंडन क्या है? एक भारी नाभिक, एक भारी नाभिक का छोटे छोटे नाभिकों में विभाजित होना या टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। एक भारी नाभिक का छोटे छोटे नाभिकों में विभाजित होना क्या है? नाभिकीय विखंडन है। इस प्रक्रिया के बाद ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसी ऊर्जा को क्या कहते हैं? परमाणु ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु ऊर्जा कहते हैं। तो बहुत सरल सी है परमाणु ऊर्जा की कहानी। क्या है? क्या है परमाणु ऊर्जा की कहानी? परमाणुओं के केंद्र में जो संग्रहित ऊर्जा होती है उसी को परमाणु ऊर्जा कहते हैं या उसी से परमाणु ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, कैसे? नाभिकीय विखंडन के द्वारा। परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं? सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं विश्व स्तर पर? अमेरिका, यूरोप कंटिनेंट है, महाद्वीप है। ठीक है, यदि हम भारत के स्तर पर देखें तो राजस्थान, झारखंड, राजस्थान और झारखंड ये क्या है? राज्य है। यहाँ पर यूरेनियम के परमाणु ऊर्जा के लिए कौन सा तत्व चाहिए? यूरेनियम और थोरियम। तो यूरेनियम के विशाल डिपॉजिट हैं या भंडार हैं। वहीं बात करें एक दूसरा तत्व चाहिए, कौन सा? थोरियम। तो थोरियम के विशाल भंडार भारत में कहाँ पर है? विशाल भंडार कहाँ पर है? केरल में। केरल में कहाँ पर? केरल में एक बालू पाई जाती है, कौन सी? मोनोजाइट बालू। इसमें पाया जाता है थोरियम। ठीक है, तो जो परमाणु ऊर्जा के लिए आवश्यक तत्व हैं वो कहाँ मिलते हैं भारत में, वो आपने जान लिया। अब बात करें भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? परमाणु ऊर्जा केंद्र, न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर कहाँ पर है? कुछ तो जान लेते हैं, जैसे कि तमिलनाडु में कलपक्कम में है परमाणु ऊर्जा केंद्र। महाराष्ट्र में कहाँ पर है? तारापुर में है। राजस्थान में राणा प्रताप सागर में है, जो कि कोटा के पास में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में नरोरा में है परमाणु ऊर्जा केंद्र। नरोरा कहाँ है? बुलंदशहर में।
ठीक है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक के कैगा में भी स्थित है परमाणु ऊर्जा केंद्र, है ना। इस तरह से हमने भारत के संदर्भ में भी जान लिया कि जो परमाणु ऊर्जा के लिए आवश्यक तत्व हैं वो भारत में कहाँ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन कौन से हैं, कुछ हमने उसके नाम जान लिए। अब हम जान लेते हैं परमाणु ऊर्जा जब बनती है तो उससे क्या किसी तरह का कोई नुकसान होता है। हाँ, परमाणु ऊर्जा बनाने में जो वेस्ट निकलता है वो क्या होता है, बहुत ही हानिकारक होता है। परमाणु ऊर्जा का वेस्ट क्या है, बहुत ही हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। तो उसे कहाँ डंप करना है ये बहुत सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। साथ ही परमाणु ऊर्जा को लगाने में बहुत ज्यादा खर्च आता है, अर्थात बहुत ज्यादा खर्चीला है। शहर से बहुत दूर लगाने होते हैं ये प्लांट, खर्चीला तो बहुत ही अधिक है। ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें याद रखनी होंगी। अगले टॉपिक की ओर बढ़े। क्या है अगला टॉपिक? अगला टॉपिक है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा ये कैसी ऊर्जा है? जियो थर्मल एनर्जी, है ना, जियोथर्मल एनर्जी। भू से तात्पर्य क्या है? पृथ्वी से, जमीन से है। तापीय तापमान, टेम्परेचर, ऊर्जा आप जानते हैं। तो ऐसी ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, इससे पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। बहुत सरल डेफिनेशन है, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। हमें इतना ही क्या है, कम से कम इतना तो जरूर याद रहे। कहाँ से? पृथ्वी से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अब प्रश्न है पृथ्वी से कैसे? तो पृथ्वी के अंदर ये क्या है? पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है, अर्थ है। पृथ्वी के अंदर ये सतह है, ये सतह है। सतह के बारे में, पृथ्वी की संरचना के बारे में आपने कुछ तो जाना था। क्या? क्रस्ट है, इसके अंदर देखेंगे तो मेंटल है, और इसके अंदर देखेंगे तो कोर में क्या है? कोर में कोर है। ठीक है, इस तरह से आपने देखा था। चलिए, पृथ्वी के अंदर यहाँ जो सतह है पृथ्वी की, पृथ्वी के अंदर जब जाते हैं, अंदर की ओर, कहाँ पर? कोर, केंद्र की ओर। पृथ्वी से केंद्र, पृथ्वी की जो सतह है यहाँ से जब केंद्र की ओर जाते हैं, किसके? पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं, अर्थात कहाँ जा रहे हैं? अंदर जा रहे हैं, गहराई बढ़ रही है। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ क्या होता है? तापमान में लगातार वृद्धि होती है। नीचे जाने पर, केंद्र की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। क्या होती है? तापमान में वृद्धि होती रहती है। इसी ताप ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो आप लिख सकते हैं पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ क्या होता है? तापमान में, टेम्परेचर में लगातार वृद्धि होती जाती है, होती जाती है। और इसी वृद्धि से, ताप ऊर्जा से, तापमान की जो ऊर्जा है उसी से शक्ति उत्पादन, पावर प्रोडक्शन किया जाता है, एनर्जी प्रोडक्शन किया जाता है। शक्ति उत्पादन में
इसी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है ना। कभी कभी ये जो तापमान ऊर्जा है, ताप ऊर्जा है, ये क्या होती है कि भू सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, ताप ऊर्जा कभी कभी भू सतह पर या फिर पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट होती है। कौन से? गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट होती है, जिसे क्या कहते हैं? हॉट स्प्रिंग कहते हैं। हॉट, गलत हो गया, सही कर देते हैं। हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं, है ना। प्रश्न ये है कि ताप ऊर्जा का उपयोग तो शक्ति उत्पादन, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, ये ठीक है। लेकिन जो भू सतह, जब ताप ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर, कहा? पृथ्वी की सतह पर यहाँ आ जाती है तो गर्म जल के झरनों के रूप में, गर्म जल और झरनों के रूप में प्रकट होती है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि सतह के नीचे हम और आप जो पानी पी रहे हैं वो क्या है? सतह के नीचे यहाँ पर है पानी, ठीक है। वो पानी इस तापमान के संपर्क में आकर जब बाहर निकलता है तो क्या होता है? गर्म जल हो जाता है, गर्म जल में परिवर्तित हो गया, तो वो क्या हो गया? हॉट स्प्रिंग हो गया। बहुत संक्षिप्त और सरल भाषा में इसे समझिए आप। हॉट स्प्रिंग के जो क्षेत्र हैं कहाँ देखने को मिल जाएंगे आपको? कई सारे हैं, है ना। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इसका जो उपयोग है, क्या उपयोग है। भूतापीय ऊर्जा का उपयोग क्या होगा? खाना बनाने में, घरेलू उपयोग आप सबसे आसान, ऊष्मा प्राप्त करने में, नहाने के लिए, जैसे हॉट स्प्रिंग भी है तो कई बार इसका प्रयोग भी किया जाता है, तो नहाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। वहीं अगर विश्व स्तर पर देखें, यहाँ पर विश्व स्तर पर देखें तो यूएसए, अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा क्या है? भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है, ठीक है। ऊर्जा का संयंत्र है। अच्छा, जब मैं ये कह रही हूँ, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि लगातार तापमान में वृद्धि होती जाती है और इस ताप ऊर्जा का शक्ति उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। तो इस शक्ति उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, जब मैं ये कहूँ तो इससे फाइनली क्या चलाएंगे? इस ऊर्जा का उपयोग टरबाइन चलाने में किया जाएगा। टरबाइन जनरेटर से जुड़ा होता है और जनरेटर ऊर्जा उत्पादन करेगा, विद्युत उत्पादन करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक बात है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। विश्व स्तर पर भूतापीय ऊर्जा न्यूजीलैंड में, आइसलैंड में, फिलीपींस में, यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। मध्य अमेरिका में, और यही बात हम भारत के संदर्भ में ये देखें, भूतापीय ऊर्जा के जो संयंत्र हैं, भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हैं, वो कहाँ देखने को मिलेंगे? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में, ठीक है। इसके अतिरिक्त लद्दाख की पोगा घाटी में, लद्दाख में, लद्दाख की पोगा घाटी में, ठीक है। ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इससे ज्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे आप आगे के क्लासेस में बढ़ते जाएंगे, आपको धीरे धीरे और अच्छे से समझ में आता जाएगा।
ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्या गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत अगला टॉपिक क्या था? ये ऊर्जा भी स्वच्छ ऊर्जा है। ये बातें हमें ध्यान रखनी है ना? प्रदूषण मुक्त है। तो कुछ जो बेसिक बातें हैं जो सौर ऊर्जा के समय आपने जानी थी, वो लगभग जो गैर परंपरागत स्रोत है उसमें क्या है, कॉमन है, तो आप उसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी। ठीक, ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है? बहुत सरल है, ज्वार से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, है ना? ज्वार से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को क्या कहेंगे? ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कैसे उत्पन्न होती है वो हम देख लेते हैं। कहाँ पर उत्पन्न होगी ज्वारीय ऊर्जा? उत्पन्न कर सकते हैं समुद्र या महासागर के क्षेत्र में। जैसे ये समुद्र है, ये पानी भरा हुआ है। समुद्र में पानी होता है ना, समुद्र में, महासागर में, वहां पर पानी है। और वेव्स के माध्यम से, और किसके माध्यम से? वेव्स, तरंग के माध्यम से ये ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो आपने जाना वेव्स के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, तरंगों के माध्यम से। तो आप जानते हैं जो समुद्र है, महासागर है, उसमें तरंगे उत्पन्न होती रहती है। लेकिन कुछ तरंगे होती हैं जो बहुत बड़ी होती है। जैसे कि ये तरंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसे अगर उठती है, या आप कह सकते हैं इस तरह से, तो ये जो सबसे ऊपर तरंग गई, ये क्या है? ऊपर जाना उच्च ज्वार, वापस लौटना निम्न ज्वार, आप ज्वार भाटा भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरंग के माध्यम से इसे क्या कहेंगे? ज्वार, उच्च ज्वार। और पानी का पीछे हटना, जब पानी तट से पीछे हटता है तो उसे निम्न ज्वार कहते हैं। ठीक है, लो टाइड। और जब तरंगे सबसे ऊंची होती हैं, उच्च स्तर पर होती हैं तट के पास, तो उसे हाई टाइड कहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? इसका उपयोग करके, ये जो सबसे ऊपर तरंगे कहीं हैं और नीचे लौटेंगी, इनका उपयोग करके ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि समझने में और मदद मिले। समुद्र है, महासागर है, समुद्र और महासागर का जो पानी है क्या होता है? ऊपर नीचे उठता बैठता रहता है। ऊपर नीचे उठता बैठता रहता है, जिसे आप हाई टाइड या लो टाइड कहते हैं। इसे ही ज्वार भाटा कहते हैं। वो भी सही है, इसे क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा। ज्वार क्या है? हाई टाइड। और भाटा क्या है? लो टाइड। तट के पास कैसे? सपोज ये तट है, यहाँ से तरंगे तट के पास इस तरह से गई और फिर वापस आती है। ठीक है, तो ये हाई टाइड और वापस लौटना लो टाइड। चलिए क्या करते हैं, आपको ये तो समझ में आ गया कि तरंग के उठने और गिरने से ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भी, उसका दोहन करने के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए हमें कुछ काम करने होंगे। कैसे काम? इस ऊर्जा का लाभ लेने के लिए, इस टाइड का लाभ लेने के लिए क्या करेंगे? समुद्र के सकरे मुहाने, सकरे जो मुहाने हैं, मुहाने में बांध का निर्माण किया जाएगा। किसका? बांध का निर्माण किया जाता है। आपने देखा होगा भारत की
जो ये तटीय रेखा है, मैंने सीधी बना दी है, इसे सही कर देती हूँ। भारत की जो तटीय रेखा है कुछ ऐसी कटी फटी है ना, एकदम सीधी नहीं है, जैसे हम आसानी से सीधा बना देते हैं, सीधी नहीं है। तो ये जो गैप है ना, सकरा मुहाना, इसके मध्य हम क्या करेंगे, इस तरफ तो सागर है, अरब सागर, इसके इधर तट है, भूमि, भूमि और अरब सागर के मध्य जो है क्या करेंगे, बांध बना देंगे। ठीक है, सागर हो या समुद्र हो, महासागर हो, तो भूमि और इसके बीच जो सकरा मुहाना है, क्या करेंगे, वहां पर बांध का निर्माण कर देंगे, यहाँ पर बांध का निर्माण कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप, कुछ इस तरह से बांध का निर्माण कर दिया जाएगा। तो जब यहाँ पर जो तरंगे हैं वो टकराएंगी तो क्या करेंगी, जाएंगी ऊपर। इस बांध में क्या बनाया है, इस बांध का जो निर्माण किया गया है, इसके अंदर है टरबाइन। क्या है इसके अंदर, टरबाइन रखी हुई है। टरबाइन किससे जुड़ी हुई है, जनरेटर से। जनरेटर क्या काम करता है, विद्युत उत्पादन का काम करता है, विद्युत उत्पादन करेगा। ठीक है, तो जब ये तरंगे जो हैं कहाँ जाएंगी, इतनी ऊपर उठकर, है ना, जिसे हम हाई टाइड कह रहे हैं, तरंगे और पानी जो है तरंग के रूप में अंदर जाएगा तो क्या होगा, टरबाइन चलेगी। बांध के अंदर जो टरबाइन रखी है वो टरबाइन घूमेगी और टरबाइन घूमने से जनरेटर चलेगा, जनरेटर घूमेगा तो विद्युत का उत्पादन होगा। तो आपने देखा पानी जब ऊपर गया, ज्वार जब ऊपर गया, है ना, जिसे हाई टाइड आप कह रहे हो, उच्च ज्वार से भी विद्युत बनेगा, क्योंकि पानी के ऊपर जाने पर टरबाइन घूमेगी और जब पानी लौटेगा तब क्या होगा, उससे भी टरबाइन घूमेगी। तो कुल मिला के पानी हाई टाइड और लो टाइड दोनों से ही ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन होगा। समझ गए आप, और सरल करके लिख लेते हैं थोड़ा सा, समझ, आशा करती हूँ समझ गए होंगे आप लोग। उच्च ज्वार के समय आप समझ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा लिख लेते हैं। बांध का निर्माण करेंगे, उसके बाद उच्च ज्वार के समय, उच्च ज्वार किसे कह रहे हैं, जब जो जल स्तर है, पानी का जो स्तर है, जो तरंगों का स्तर है वो क्या है, उच्चतम बिंदु तक पहुंचता है। पानी कितना उच्चतम बिंदु तक पहुंचता है ना। आपने जाना बांध में स्थापित जो टरबाइन है, बांध में स्थापित जो टरबाइन है या रखी हुई जो टरबाइन है वो घूमने लगती है। उच्च ज्वार के होने पर टरबाइन क्या होने लगती है, घूमने लगती है। टरबाइन के जो ब्लेड होंगे वो क्या करेंगे, घूमने लगेगी, और वो जुड़ा हुआ है जनरेटर से, है ना। थोड़ा हमने और डिस्क्राइब कर दिया। और जनरेटर क्या करता है, विद्युत उत्पादन करेगा या बिजली उत्पादन होगा, उत्पन्न होगी, और बिजली कहाँ भेज दी जाएगी, ग्रिड में भेज दी जाएगी। ठीक है, तो कैसे ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है ये आपने पूरा प्रोसेस समझ लिया। विश्व के स्तर पर रूस है, फ्रांस है, फ्रांस में ज्वारीय मिल क्षेत्र है, ज्वारीय मिल क्षेत्र है। वहीं यदि भारत की बात करें तो भारत में कच्छ की खाड़ी, गुजरात में कच्छ की खाड़ी में क्या है, ज्वारीय ऊर्जा क्षेत्र है, ज्वारीय ऊर्जा क्षेत्र है। नोट करके आप लिख सकते हैं यहाँ पर, विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बना। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर है, फ्रांस में है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, क्या है अगला टॉपिक, बायोगैस। बायोगैस, बायोगैस बेसिकली एक गैस है। ये क्या है, मूल रूप में गैस है।
गैस है तो मिश्रण होगा, किसका मिश्रण है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर लिखा है बायो, अर्थात जैव। बायो का क्या मतलब है, जैव। यहाँ पर बायोगैस बनाने के लिए क्या करते हैं, जो बायोगैस है उसमें मिश्रण किसका है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ये ध्यान रखना, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में आके। बायोगैस बनाने के लिए क्या उपयोग करते हैं, जैविक अपशिष्ट का उपयोग किया जाता है। जैविक अपशिष्ट, वेस्ट, अपशिष्ट मीन्स वेस्ट, एक तरह से वेस्ट का उपयोग किया जाता है। क्या कौन कौन से इसके अंतर्गत आएंगे, जैसे जैसे आएगा मृत पौधे, है ना, जंतुओं के अवशेष, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, पशुओं का गोबर, और रसोई में जो छिलके निकलते हैं, है ना, आप उसे एक शब्द में कह सकते हैं रसोई के अपशिष्ट या कचरा। इन सभी ये जो है, इसे क्या कहेंगे, जैविक अपशिष्ट के अंतर्गत रखते हैं। इनका उपयोग करके गैस में परिवर्तित किया जाता है, या आप कह सकते हो गैसीय ईंधन में बदला जाता है। जिसे क्या कहते हैं, उस गैस को क्या कहते हैं, गैसीय ईंधन। हम कह रहे हैं ना, गैसीय ईंधन में बदला जाता है। और ये गैसीय ईंधन क्या कहलाता है, बायोगैस। क्या कहलाएगा, बायोगैस कहलाता है ना। यदि हम इसे एक चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करें, जैसे कि ये क्या है, एक टैंक है, क्या है, एक टैंक है, एक ये पाइप है जुड़ी हुई है, यहाँ पर एक डब्बा है। यहाँ से हम क्या डालेंगे, यहाँ पर जैविक अपशिष्ट में पानी मिलाकर डालेंगे। यहाँ से यहाँ पर डालेंगे जैविक अपशिष्ट, या एक शब्द इसके लिए प्रयोग होता है जिसे कहते हैं करदम। आपके बुक में जो मिलेगा वो है करदम। घबराइए नहीं, मैं आपको समझा दूंगी। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्लरी। स्लरी क्या होता है, एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें गोबर, खाद, अपशिष्ट, घरेलू कचरा का अपशिष्ट, जितने भी जैविक अपशिष्ट के अंतर्गत आपने अभी देखे ना, उन सब को पानी के साथ मिलाकर पतला किया जाता है और फिर उसे यहाँ डाल दिया जाता है इस चैम्बर से। इस बॉक्स में, ये जो बड़ा सा टैंक है, इसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक ये क्या है, ये एक एयर टाइट कंटेनर है। क्या है, एयर टाइट कंटेनर, इसके अंदर हवा नहीं जाती है। यहाँ पर ऊपर गैस टैंक है, नीचे जितने भी सामान, जो भी जैविक अपशिष्ट थे, आप यहाँ लिख लीजिए। इसमें जैविक अपशिष्ट प्लस पानी मिलाकर इसके अंदर यहाँ डाला जाता है। तो सारा अपशिष्ट कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर है तो जैविक अपशिष्ट प्लस पानी यहाँ पर है ना। और ये क्या होंगे, बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होंगे, ठीक है, टूटेंगे। जो जैविक अपशिष्ट है, एयर टाइट कंटेनर है, ये बैक्टीरिया द्वारा क्या होगा, अपघटित होगा, अपघटित होगा, ठीक है। इस तरफ नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि चित्र बनाना है। इस तरफ लिखते हैं, क्या होगा इसमें, ये बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होगा, विघटित होगा, अपघटित होगा। और अपघटित होकर क्या बनाएगा, बायोगैस उत्पन्न करेगा, उत्पन्न करेगा। तो बहुत सरल प्रोसेस है। जितने भी जैविक अपशिष्ट है उनमें पानी मिलाइए और पानी मिलाकर उसे पतला करिए और इस चैम्बर से
इस बॉक्स से ये जो एयर टाइट कंटेनर है उसमें डाल दीजिए। एयर टाइट कंटेनर के अंदर बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे और खुद से क्या होगा, ये जो जैविक अपशिष्ट आपने डाला था ये सब विघटित हो जाएगा, ठीक है। और विघटित होकर क्या उत्पन्न करेगा, बायोगैस उत्पन्न करेगा। ओके, इसी टैंक से एक आउटलेट भी तो निकालना पड़ेगा। ये तो गैस टैंक है, जब गैस निकलेगी तो ऊपर आ जाएगी, गैस हल्की होती है ना, और यहाँ से गैस क्या होगी, बाहर निकाल दी जाएगी। ये क्या है, बायोगैस है। यहाँ से क्या निकल रहा है, बायोगैस। और एक आउटलेट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपने जैविक अपशिष्ट इसके अंदर डाला है, ये जब विघटित हो जाएगा उसे बाहर भी तो निकालेंगे ना। और बाहर निकालकर क्या करेंगे, उर्वरक के तौर पर, ये आउटलेट है, निकास है, उर्वरक के तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे। जो बचा हुआ हिस्सा निकलेगा वो क्या है, स्लरी का बचा हुआ हिस्सा, जो आपने डाला था वही तो होगा ना बचा हुआ हिस्सा। उसका उपयोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पर उपयोग करेंगे। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप जानते हैं, ठीक है, के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सब आपको चित्र के माध्यम से थोड़ा सा आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बायोगैस है तो इसका उपयोग क्या होगा, जो भी ऊर्जा बन रही है उसका उपयोग आप बार बार देख रहे होंगे, खाना बनाने में, खाना बनाने में, पकाने में कर देते हैं आप, ठीक है, खाना पकाने में, विद्युत में, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में, कार्बनिक खाद में, खाद के रूप में उपयोग किया जाता है फर्टिलाइजर के रूप में। तो इन सभी रूप में इसका उपयोग, बायोगैस का उपयोग किया जाता है। बात करें यदि इसके लाभ की, कि क्या लाभ है, लाभ की बात करें तो स्वच्छ है ना, और नवीकरणीय है। और सबसे अच्छा क्या है कि ये कचरे का प्रबंधन करता है। क्या करता है, कचरे का सही तरीके से प्रबंधन करता है, और इससे कचरे का प्रबंधन भी हो जाता है और क्या मिलता है, बायोगैस का उत्पादन भी हो जाता है। जो प्रोडक्ट हमने प्राप्त किया, हाँ, जो उत्पाद हमने प्राप्त किया कचरे का प्रबंधन करने से, उससे भी हमें क्या है, लाभ है, तो बायोगैस उत्पन्न होती है। साथ ही घरेलू और ग्रामीण स्तर पर ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है बायोगैस। घरेलू और ऊर्जा जो जरूरत है, घरेलू और जो ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करता है, आवश्यकता को पूरा करता है, ठीक है। यदि इसके बायोगैस के किसी तरह का क्या नुकसान है, वैसे तो कोई नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है, स्वयं नुकसान तो नहीं है इस बायोगैस से। लेकिन हमने जाना कि बायोगैस क्या है, कि इसका जो मिश्रण है उसमें क्या है, मेथेन और CO2 है। और जो मेथेन है, जब इस गैस को जलाएंगे, उपयोग करेंगे, जैसे खाना बनाने के लिए उपयोग कर रहे हैं हम, तो वो जलेगी, बायोगैस क्या होगी, जलेगी, जलेगी तो क्या मुक्त होगा, मेथेन। और हम जानते हैं मेथेन क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तो बायोगैस किसी तरह से हानिकारक नहीं है, लेकिन बायोगैस में जो मेथेन है वो हानिकारक है, ठीक है। इस तरह से हम इसे ध्यान रखेंगे। इसी के साथ क्लास को समाप्त करती हूँ। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।